हेलो व्यूअर्स, ये है इस सीरीज का पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि चूलिंग ने उस एंसेस्टर की गर्दन को काट डाला था और अब चूलिंग को अपनी तरफ आते हुए देख के उसके अडॉप्टेड फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी चूलिंग, जो कि पूरी ही गुस्से में थी, वह कहती है, मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फैमिली की तरह ट्रीट किया, पर आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुकी हो, तुम्हें स्वॉर्ड सेक्रीफाइस बनने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद चूलिंग पूरे गुस्से में ही कहती है, क्या तुम अभी भी खुद को वर्दी समझते हो मेरे नाम को लेने के लिए। और यही कहकर वो उनका गला उनके धड़ से अलग कर देती है और वो अपने अडॉप्टेड ब्रदर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम एक बीस्ट हो। पर उसका ब्रदर इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है जो वो चूलिंग के सामने पैरों पे गिर के माफ़ी मांगने की कोशिश करता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। पर चूलिंग ये कहते हुए उसकी गर्दन उड़ा देती है कि तुम तो एक कुत्ते होने के लायक भी नहीं हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें चूलिंग के अडॉप्टेड मदर को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही हैरान होती हैं और वो चूलिंग से पूछती हैं कि आखिरकार तुम बाहर कैसे आई और बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो चूलिंग उनसे पूछती है कि आखिरकार वो लोग थे कौन। तो उसकी मदर कहती हैं, और कौन, वो तुम्हारे फादर और ब्रदर थे। जिस बात को सुनने के बाद चूलिंग घूरते हुए गुस्से में कहती है कि मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है। और इतना ही कहने के बाद वो उनका भी किस्सा ख़त्म कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें भी उन्हें कंपनी देने के लिए जाना चाहिए। और वो वहाँ से यह कहते हुए जाने लगती है कि चू फैमिली के मेंबर्स डिज़र्व करते हैं मरना। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चूलिंग ने पूरे के पूरे चू स्वॉर्ड विला में तबाही मचा दी थी। और ये सारी चीज़ें होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लुए अपने सिस्टम से देख रहा था और कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, इस बार उसने अपने ही हाथों से पूरे के पूरे चू स्वॉर्ड विला को ख़त्म कर दिया, उसमें से एक भी सर्वाइवर नहीं बच पाया। तभी वो अपने सिस्टम से कहता है कि अब इसे बंद कर दो। तभी उसका सिस्टम उससे पूछता है कि आप और नहीं देखना चाहते, जहां तक एक नैनसन सोल्ड रेलम का कल्टीवेटर बस वहां पर पहुंचने ही वाला होगा ताकि वो उसे मार सके। पर लुए को इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, बस वो इतना ही कहता है कि वो ये चीज़ डिज़र्व करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही रोते हुए कह रही थी कि मैं गलत थी, मैं गलत थी, मैं गलत थी। तभी हमें वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो बंदा जिसका कि नाम मास्टर ली जियान रहता है, वो कहता है, तो आखिरकार डीमन स्वॉर्ड फोर्ज हो चुकी है। और वो चूलिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि डीमन स्वॉर्ड सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द लाती है, मुझे उसे तुम्हारे लिए ख़त्म करने दो। पर जब चूलिंग कोई भी रिएक्शन नहीं देती, वो बंदा उसके पास जाकर उस स्वॉर्ड को रोक देता है और कहता है, सच में कोई रिएक्शन नहीं, ये तो पूरी तरीके से ही पागल हो चुकी है, तो फिर ये डीमन स्वॉर्ड मुझे दे दो और मर जाओ। पर जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड 1 इंच और हिलाता है, चूलिंग की स्वॉर्ड ऑटोमेटिकली उसकी स्वॉर्ड से टकराती है, जिस चीज़ से उसके पूरे के पूरे कपड़े ही गायब हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है, जिस चीज़ से वो पूरी तरीके से ही हैरान होता है क्योंकि चूलिंग फ़िलहाल सिर्फ ओरिजिन कोड रियल्म पर ही है, पर उसकी स्वॉर्डमैनशिप कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की है, जिससे उससे समझ आ जाता है कि चूलिंग के पास इस डीमन स्वॉर्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस कोई चीज़ है। पर चूलिंग को तो इस चीज़ का होश ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ है, बस वो भागना शुरू कर देती है ये सोचते हुए कि मैं गलत थी, मैं गलत थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि लुए के रूम को खटखटाते हुए कहती है कि तुम बाहर आ जाओ। पर जब लुए कोई भी रिएक्शन नहीं देता तो वो एक बार दोबारा से ही उसका दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार हो जाती। पर तभी उसे पिछली बार की याद आती है जहां पर लुए ने उसके साथ क्या किया था दरवाज़ा तोड़ने पे, जिस चीज़ को याद करके वो इस आइडिया को छोड़ के चिल्लाना शुरू कर देती है रूम के बाहर से कि मैंने ट्रेजर्स और पिल्स का इस्तेमाल किया, पर फिर भी मैं सिर्फ हेवनली कोरी क्यों बना पाई, जबकि अगर मैं उनका इस्तेमाल ना भी करती तो भी मैं आराम से ही एक सेंट कोर बना लेती। क्या तुमने ये जानबूझ के किया ताकि तुम मेरी कल्टीवेशन को डैमेज कर पाओ? तुम एक विलन हो और सिर्फ एक विलन, जिसकी इतनी बातों को भी सुन के लुए को फर्क नहीं पड़ता। पर तभी उसका सिस्टम कहता है कि आप अभी भी इसे सहने वाले हैं, वो आपको बाहर से इतना ज़्यादा चीखे और चिल्लाई जा रही है। तो लुए शांति से ही कहता है, बस मेरे कानों के ऊपर सील लगा दो और मुझे
अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करने दो। इस बार मुझे सेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर मास्टर बाइक्यूलान आते हुए कहती हैं कि तुमने हेवनली कोर को कंडेंस किया है, तो इस चीज़ का लुए से क्या लेना देना है। तो होंगलिंग उसे बताती है, जब भी पहले मैं ब्रेक थ्रू किया करती थी तो वो मुझे हमेशा ही पिल्स और ट्रेजर्स देता था, ये कहकर कि मेरा ब्रेक थ्रू एकदम ही परफेक्ट होगा। पर इस बार मैंने उन पिल्स और ट्रेजर्स को खुद से क्रिएट किया और आखिरी में मेरी ट्रू क्यूआई पूरी ही केओटिक हो गई, जिस चीज़ के चलते मैं सिर्फ हेवनली कोर ही बना पाई। जिस बात को सुनने के बाद मास्टर बाइक्यूलान कहती हैं, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जब लुए तुम्हें ट्रेजर्स और पिल्स दिया करता था तो वो हर एक चीज़ को पता नहीं कितनी बार ही चेक करता था, जिस चीज़ के लिए उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़ती होगी। और तुम ये कह रही हो कि तुमने बस उन्हें ऐसे ही मिक्स कर लिया खुद से ही, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना इफेक्टिव होने भी वाला है। जिस बात को सुन के होंगलिंग हैरान होते हुए पूछती है कि आप ये कह रही हैं कि अब तक जितने भी मैंने ब्रेक थ्रू किए हैं वो लुए की वजह से हैं। तो बाइक्यूलान होंगलिंग के पास आते हुए कहती हैं कि हम सातों में से किसे नहीं पता कि लुए सबसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता करता है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी अपने सीनियर ब्रदर से माफ़ी मांगो। जिस बात को सुन के होंगलिंग गुस्सा करते हुए कहती है कि यह हो नहीं सकता, उसी की वजह से मुझे फेंग वूजुई के साथ ब्रेकअप करना पड़ा था, जिसके चलते फेंग वूजुई मर जाता है। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। जिस बात को सुन के बाइक्यूलान कहती हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी बैक माउंटेन जाओ और तुम तब तक वहाँ से नहीं आ सकती जब तक तुम अपनी गलती को समझ नहीं जाती। लुए से माफ़ी मांगने से अच्छा होंगलिंग को बैक माउंटेन जाना ठीक लगता है, तो वह तुरंत की तुरंत ही चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चूलिंग को दिखाया जाता है, जो कि ग्रेट डाओ सेक्ट के एकदम ही सामने आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद चूलिंग ग्रेट डाओ सेक्ट की एंट्रेंस पे पहुंच जाती है, पर उसकी इंजरीज इतनी ज़्यादा थी कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। ये कहते हुए बाइलियान पीक, लुए और मैं चूलिंग हूँ। और जैसे ही ग्रेट डाओ सेक्ट के मेंबर उसके पास आते हैं, तभी किसी की आवाज़ आती है, फेलोडोइस्ट तुम्हें रुक जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा रहता है जो कि चूलिंग का पीछा करते हुए ग्रेट डाओ सेक्ट के सामने आ चुका रहता है। और वो कहता है कि मैं का पीछा काफ़ी ज़्यादा ही टाइम तक कर रहा था, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है ग्रेट डाओ सेक्ट को ऑफेंड करने के लिए, मैं शांति से ही इसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। पर जैसे ही वो अपना हाथ चूलिंग की तरफ बढ़ाता है, वहां पर खड़ी हुई ग्रेट डाओ सेक्ट की मेंबर अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, इसने ये बेहोश होते हुए कहा है कि ये हमारे ग्रेट डाओ सेक्ट में किसी को जानती है, बस मुझे इस चीज़ को वेरीफाई कर लेने दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम इसे ले जा सकते हो। तभी वो अपने पीछे खड़े हुए बंदे से कहती है कि इन लोगों को देखे रखना, तब तक मैं इस चीज़ को वेरीफाई करके आती हूँ। तभी हमें बाइलान पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही आ चुकी रहती है और वो लुए के कमरे के बाहर खड़े होते हुए पूछती है, जूनियर ब्रदर लुए, एक बाहर वुमेन है जो कि कह रही है कि वो चूलिंग है और फिलहाल वो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड है और वो हमारे माउंटेन गेट के सामने आकर बेहोश हो चुकी है। लुए एक बार दोबारा से पूछता है रूम के अंदर से ही कि कौन, तो वह जवाब देती है चूलिंग, पर लुए कहता है कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। जिस बात को सुनने के बाद वो सीनियर कहती है, ठीक है, अगर जूनियर ब्रदर उसे नहीं जानते हैं तो फिर हम उसे बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। और यही कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी सिस्टम लुए से पूछता है कि आप सच में उसे वहीं पर ही छोड़ना चाहते हैं। जिस बात को सुन के लुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि उसने मेरे साथ पिछली जिंदगी में क्या किया था, और वैसे भी वो बिल्कुल भी नहीं मरेगी। तभी वही सीनियर आकर उसी मास्टर को बताती है कि हमारे सेक्ट का डिसाइपल इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ग्रेट डाओ सेक्ट अपने राइटलियसनेस के लिए जाना जाता है, तो फिर कैसे ही वो किसी ऐसी फीमेल डेविल को जानता होगा। पर जैसे ही वो चूलिंग को अपना हाथ लगा भी पाता, उसका हाथ पहले से ही जमना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाते हुए पूछता है कि कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं मास्टर बाइक्यूलान रहती हैं, जो कि कहती हैं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। जिन्हें देख के वहां पर जो बाकी लोग रहते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी मास्टर बाइक्यूलान कहती हैं कि तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते,
पर इस चीज से उस मास्टर को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और वो कहता है क्या आप सच में ग्रेट डाओ सेक्ट अपने कहे हुए शब्दों से पीछे हटने वाला है। पर इस चीज को सुन के वो पहली वाली सीनियर कुछ ज्यादा ही गुस्से में आते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मार्शल आर्ट से ऐसे बात करने की, जिससे वेपन निकालते हुए देख के वो मास्टर भी अपने वेपन निकाल लेता है और कहता है मेरे स्वॉर्ड की भी धार बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इससे पहले उन दोनों के बीच बैटल होती मास्टर बाइक्यूलान अपने एक ही मूव से उस बंदे को पूरी तरीके से ही जमा देती हैं और फिर वो एक कोल्ड सा लुक देते हुए कहती हैं कि तुम इस लाश को ठिकाने लगा देना और फिलहाल के लिए मैं इस लड़की को अपने साथ सेक्ट में ले जा रही हूँ। फिर हमें एक पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी से कह रहा रहता है सीनियर सिस्टर आपको चूलिंग को बचाना ही होगा, और तभी हमें चूलिंग को दिखाया जाता है जिससे कि जो मास्टर चेक कर रही थी वो कहती है कि आखिरकार ये इतनी ज़्यादा हैविली इंजर्ड कैसे हो गई। जिस बात को सुन के बाइक्यूलान थोड़ी चिंता में कहती हैं हाँ ये हद से ज़्यादा इंजर्ड है, इतनी इंजरी के साथ तो अब तक इसे मर जाना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे ये अभी भी जिंदा है। तभी जो मास्टर उसे हील कर रही थी वो थम्स अप का साइन बनाते हुए कहती हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि ये जिंदा है मैं इसे बचा सकती हूँ। जिस चीज़ को सुन के बाइक्यूलान भी उसे थैंक्स करती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब चूलिंग को होश आ चुका था, जो कि अपने सामने मास्टर बाइक्यूलान को देखते हुए कहती है सिस्टर बाई आखिरकार यंग मास्टर कहाँ हैं। पर मास्टर बाइक्यूलान को सिस्टर बुलाते हुए सुन के जिन मास्टर ने चूलिंग को हील किया था वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती हैं। तभी बाइक्यूलान कहती हैं कि लुए फिलहाल साइकिलूजन में गया है और अभी वो बाहर नहीं आया है। जिस चीज़ को सुनने के बाद चूलिंग कहती है कि यंग मास्टर ने ही आपसे कहा था कि मुझे आकर बचाएं, मुझे जल्द से जल्द यंग मास्टर से मिलना होगा। जिसकी इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट को देख के बाइक्यूलान कहती हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें अपनी इंजरीज को रिकवर कर लेना चाहिए, शायद से तब तक वो साइकिलूजन से बाहर आ जाए। तभी चूलिंग बाइक्यूलान से कहती है कि मुझे यंग मास्टर से माफ़ी मांगनी है, मैंने उन्हें हर टाइम ही गलत समझा है। यंग मास्टर कभी भी मुझे पजेस करना ही नहीं चाहते थे, वो हर टाइम ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। शायद से सिस्टर बाई हम लोगों ने भी यंग मास्टर को गलत समझ लिया है। पर उनकी इस बात को सुन के वो जो दूसरी सीनियर थी वो ब्लश करते हुए सोचती हैं ऐसा लगता है कि मैंने किसी सीक्रेट को सुन लिया है। पर उनके ऐसे चोरी चोरी से बातों को सुनने के चलते बाइक्यूलान बिल्कुल भी खुश नहीं थी और तभी वो उनके पास जाते हुए कहती हैं सीनियर सिस्टर क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं, मुझे चूलिंग से थोड़ी बातें करनी है। जिस बात को सुन के वो सीनियर बाहर जाते हुए कहती हैं ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग आराम से ही बातें कर सकते हो। और जब वो बाहर चली जाती हैं तो मास्टर बाइक्यूलान कहती हैं कि तुम मुझे सिस्टर बाई मत बुलाया करो, तुम मुझे सीनियर बाई कहा करो। जब मेरा केओस यिन पॉइजन फ्लेयर अप हुआ था तो लुए ने एक ऐसा अनअवॉइडेबल एक्ट किया था जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और ये सारी बातें बाहर से मास्टर बाइक्यूलान की सीनियर सुन रही थी। वो सोचती हैं कि अनअवॉइडेबल एक्ट से यहाँ पर मतलब क्या है, पर उन्हें चोरी से बातें सुनते हुए मास्टर बाइक्यूलान सेंस कर लेती हैं। जो समझ आते ही वो अपनी एनर्जी से रूम के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिस चीज के चलते अब उनकी सीनियर बिल्कुल भी अंदर की बातें सुन नहीं पा रही थी, जिससे वो कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा ही सीक्रेट है जो तुम्हें मुझे भी उसे सुनने नहीं देना है। मेरे हिसाब से तो मास्टर बाइक्यूलान भी उन 8 एम्प्रेसेस में से एक थी जिन्होंने लुए को धोखा दिया था। हालांकि अब ये पूरी तरीके से ही तो कंफर्म नहीं है, पर इन लोगों की बातचीत को सुन के मुझे तो यही लगता है। आप लोग भी अपने अपने ओपिनियन को कमेंट्स में लिख दीजिएगा और बाकी हमें आने वाले चैप्टर्स में इस चीज को भी क्लियर कर ही दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एंजॉय करिए मेरी बाकी सीरीज।